कुछ काम लास्ट क्लास में किया था और उसे कंटिन्यू करेंगे या फिर देखेंगे कि हो सकता है कि हमें एरर डिटेक्शन के एग्जांपल्स की तरफ मूव करना हो। टेल मी वेयर वी वर, क्या हुआ था लास्ट टाइम काम, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस सेट की थी। कितना पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे, एक्टिव पैसिव करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, प्रीपोजिशन से स्टडी करेंगे, आर्टिकल से स्टडी करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस डिस्कस करेंगे। और अगर ये सब हो गए हैं तो फिर हम फौरन से एरर डिटेक्शन की तरफ मूव करते हैं। बताइए बेटा, प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया? श्योर, ऐसा ही है ना, पक्का ना कि मैंने प्रीपोजिशन की तमाम तरह एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। डबल प्रीपोजिशन भी मैंने कह दिया है, हो गया है, राइट। डबल प्रीपोजिशंस में एग्जांपल्स थी विदाउट, अलोंग विथ, विद इन। सही है, ये डबल प्रीपोजिशन थी, इनका अपना डेफिनेटली मीनिंग है, सेंस है अपना, और दो वर्ड्स की मीनिंग सेंस को इकट्ठा नहीं किया बल्कि एक डिफरेंट सेंस उसमें जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, दिया गया, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, सो इफ यू हैव डन ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सो और कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ कह रहे हैं कंप्लीट हो गया है, कुछ कह रहे हैं कंप्लीट। प्रीपोजिशन की एग्जांपल्स रह गई थी कल क्लास में। ओके अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। अच्छा, आप बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया था लास्ट क्लास का? लास्ट क्लास में जो इनफैक्ट बोर्ड पर तमाम तरह प्रीपोजिशंस लिखे थे उसका स्क्रीनशॉट लिया था बेटा? अच्छा जी ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया था सर, अगर ये फैसिलिटी मौजूद है कि बच्चे जो है वो इमेज हमारे साथ शेयर कर सकें, चैट बॉक्स में भेज सकें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। का नंबर दे दे, उसके ऊपर आ जाएगा। ओके ओके, सही 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 सही। और अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस मुझे मेक श्योर कर दीजिएगा कि वो जो मैं बोर्ड पर प्रीपोजिशंस अभी लिखने लगा हूं वो दोबारा से ना आ रही हूं, मतलब कि वो वाला सिलसिला ना हो कि जनाब दोबारा से आ गए। आप लोग एक काम कीजिए, हाँ ओके, एक काम करो मेरे बेटे, कौन है यहाँ पर माशाल्लाह से मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट अभी चैट बॉक्स में किया हुआ है। आप सिंपली एक काम कीजिए, जो लास्ट के एग्जांपल्स डेफिनेटली मैंने नहीं पढ़ाए हैं मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में सेंड करो। मुझे चैट बॉक्स में उसका जो टाइटल है वो थोड़ा सा बता दो, जो थोड़ी सी रह गई थी ना बस वो बता दो, मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह एरर डिटेक्शन की तरफ आज तुम लोगों को फौरी तौर पर ले जाऊंगा। सही है, जल्दी से, शाबाश मेरे बच्चों। हाँ वो डेफिनेटली ये वाला कॉलम था जो हमने डिस्कस नहीं किया था, लास्ट कॉलम था। ओके मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर दे दीजिएगा एक दफा कि यही एग्जांपल्स रह गई हैं, इससे हमारा टाइम सेव होगा, जाया नहीं होगा। ठीक है, जो मुझे याद है मैं वो लिखता हूं ताकि आसानी हो जाए। सॉरी, ऑफ अपॉन, अबाउट, ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके और कोई बात है देखिएगा बोर्ड पे जरा, तो ट्राई तो नहीं किया? सॉरी, टू मेरा ख्याल है ये भी रह गया था। ओके स्ट्रो हो गया, स्ट्रो हो गया। ओके आई थिंक सो कि मैंने इन फ्रंट ऑफ, ओके इन फ्रंट ऑफ, आई एम राइटिंग हियर, राइट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रीपोजिशंस अभी बोर्ड पे लिखे हैं और अगर कोई रह गया हो तो आप जरूर मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बोर्ड पर लिखकर उसे एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ हम क्विकली चलते हैं। ठीक है भाई, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग लिया जाता है, इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग लिया जाता है आमने सामने, किसी भी चीज का सामने मौजूद होना। जिस तरह से मैं मौजूद हूं, मेरे सामने मेरे ऑफिस स्टाफ मेंबर माशाल्लाह से मौजूद हैं, सर अब्बास मेरे सामने मौजूद हैं, सो मैं कह रहा हूं इन फ्रंट ऑफ के सामने। ऐसी बात है, मेरे सामने आप तो हैं मगर मेरे सामने सबसे पहले ये कैमरा मौजूद, मेरे सामने कैमरा मौजूद है, इन फ्रंट ऑफ, आमने सामने। ठीक हो रही है बात? अब इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग ये है, इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग ये है। इसके अलावा एक और चीज है,
ये preposition तो नहीं है, ये preposition तो नहीं है, ये इनफैक्ट एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट टू से आगे, नेक्स्ट टू से आगे, समझ रहे हो? नेक्स्ट टू का मतलब किसी चीज से आगे। अब जरा गौर करो इस स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पर गौर करो, इस इमेज पर गौर करो। ये लफ्ज तुम लोगों को नजर आ रहा है? बताओ इस लफ्ज से आगे क्या लिखा है? ये लिखा है, ये लिखा है, हाँ। सो हम कह रहे हैं नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, ठीक है, से आगे। ये पोजीशन इस तरह से एक्सप्रेस होती है। अब मैं कह रहा हूं कि जनाब ये प्रेपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, ये तो सिंपली एक एक्सप्रेशन है, मगर थोड़ा सा पोजीशन वाला सेंस इससे पता चलता है, तो मैंने इसकी वजाहत आपके सामने अभी अभी कर दी। एडजेसेंट, एडजेसेंट के माने होते हैं बेटा दो चीजों, दो जगहों का एक साथ होना, इकट्ठा होना, लगा होना। मतलब कि मेरा घर जो है, ये इनफैक्ट स्टैटिक पोजीशंस को रेफर करता है। ये प्रेपोजिशंस स्टैटिक पोजीशंस को रेफर करते हैं, ठहरी हुई, ठहरे हुए मकामात। मिसाल के तौर पर मेरा घर फला फला जगह है, मेरे घर के बराबर में फला का घर है, मेरे घर के बिल्कुल बराबर में कलीम साहब का घर है, कलीम साहब का घर है। तो मैं कह रहा हूं माय हाउस इज जस्ट एडजेसेंट टू मिस्टर कलीम्स हाउस। मेरा घर कलीम हाउस के बिल्कुल बराबर है, मेरा घर करीम हाउस के बिल्कुल बराबर है। दीवार से दीवार का लगा होना। एडजेसेंट की मीनिंग ये है, एडजेसेंट का सेंस हम ये लेते हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं ये मोशनरी बेसिस पे इस्तेमाल नहीं होते प्रेपोजिशंस, ये स्टैटिक पोजीशन पे इस्तेमाल होते हैं। जो जस्ट ठहरी हुई अपनी जगह, उस जगह पर मौजूद है, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अपोजिट, एडजेसेंट। ओके, अच्छा भाई, अपोजिट का मतलब क्या हुआ? अपोजिट का मतलब होता है, चले सीक्वेंस में चलते हैं, आगे जाके देखेंगे अपोजिट को। बियॉन्ड, बियॉन्ड से मायने लिए जाते हैं से आगे। बियॉन्ड का मीनिंग लिया जाता है से आगे, मतलब आपने मेरी तवक्कुआत के बरअक्स या आपने मेरी तवक्कुआत से कई गुना बढ़कर जवाबात दिए। Beyond my expectations, you did extremely well today. You did extremely well today. Beyond my expectations. You did beyond my expectations. You achieved beyond my expectations. सही है? मेरी उम्मीदों से बढ़कर आपने काम किया, मेरी तवक्कुआत से बढ़कर आपने काम अंजाम दिया। तो जनाब इसमें जो है वो सेंस बड़ा सिंपल है, से आगे। अभी पोजीशन को नहीं बता रहा, पोजीशन को नहीं बता रहा, इन अनएक्सपेक्टेड चीज को, ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड इनफैक्ट चीज को जो है वो रेफर कर रहा होता है बियॉन्ड। जिसे देख नहीं सकते थे, जिसको देखना मुमकिन नहीं था, जिसको सोचना मुमकिन नहीं था, आपने वो करके दिखाया, आपने वो करके दिखाया, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं, अच्छा ये ना पोजीशन के हवाले से भी आता है, ये एक रॉक है, एक चट्टान है, ठीक है, और मैं यहां मौजूद हूं, मैं यहां मौजूद हूं, सही है, मैं यहां पर बैठा मौजूद हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं बियॉन्ड दिस रॉक देयर इज अ वैली, देयर इज अ वैली बियॉन्ड द रॉक, बियॉन्ड द माउंटेन। इस पहाड़ से आगे। मैं तो यहां मौजूद हूं ना, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं, सोच रहा हूं कि इस पहाड़ से आगे दरिया मौजूद है, इस पहाड़ से आगे कोई वादी मौजूद है। सो बियॉन्ड पोजीशन के सेंस में भी इस्तेमाल होता है और एक्सपेक्टेशन के सेंस में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे चले। थ्रो, थ्रो वर्ड इस्तेमाल होता है किसी चीज के जरिए कोई काम होना, किसी चीज के जरिए से कोई काम होना। अब हमारे यहां तो जाहिर सी बात है, जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पे टनल्स मौजूद है, टनल्स मौजूद है, ठीक है ना। और सेफ रखने के लिए और उस जगह पे रास्ता बनाने के लिए एक पहाड़ों के दरमियान से, पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाया गया, हम उसे कहते हैं टनल, सही है। सो मैं कह रहा हूं आई पास थ्रू द टनल, मैं टनल के जरिए आगे बढ़ा, मैं टनल से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। थ्रो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, सेंस भी आपको याद रहेगा। उसके बाद ऑफ तो बहुत सिंपल चीज है बेटा, इसे और इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। ऑफ रिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। द बुक ऑफ इकबाल, द लेक्चर्स ऑफ सर जुनैद जफर, द लेक्चर्स ऑफ Engineer Rashid Hassan, the material of Sir Ayan Ghori. So what I am saying, of relate करने के लिए, एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करने के लिए सिंपली इस्तेमाल होता है। इसे हम यूजुअली नाउन फ्रेज में इस्तेमाल करते हैं, नाउन फ्रेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। क्लियर है मेरा ख्याल ये वाली बात। ऑफ, ओ डबल एफ, ये ऑफ, ये जो इस्तेमाल होता है ना, ये डीएक्टिवेट करने के लिए, किसी भी चीज को गैर मौसर बनाने के लिए ये लिखा जाता।
गैर मौसर बनाना मतलब यानी कि वो चीज अब इफेक्टिव नहीं है, वो चीज अब असर नहीं करती, वो चीज अब फायदा नहीं दे सकती। मैं कह रहा हूं प्लीज switch off the fan because just one the fan is making a lot of noise, so please switch off, switch off, switch off का मतलब बंद कर दे, switch off, switch off, क्लियर, ठीक है ना। टर्न ऑफ भी इस्तेमाल करते हैं। रेडियो का वॉल्यूम है, यूजुअली रेडियो होते थे पहले, और पता नहीं आप लोगों ने देखे तो होंगे, ऐसा मतलब पुराने नए नहीं होंगे आप लोग। रेडियो का ना एक होता था, इनफैक्ट एक उन्होंने स्विच टाइप दिया हुआ था जिसको आप ना टर्न कर देते, टर्न ऑन टर्न ऑफ, जैसे डिमर में होता है, रेगुलेटर में होता है, उसको हम टर्न ऑन टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं, तो टर्न ऑफ टर्न ऑन भी इस्तेमाल होता है। ऑफ ये वाला इस्तेमाल होता है, ऑफ ये वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। कट डाउन रिड्यूस करना, कट ऑफ मुनक़ता कर देना, मुनक़ता कर देना, ठीक है जी। कट ऑफ, ओ डबल एफ, कट ऑफ, ये सेंस है। सो ऑफ यूजुअली एक ऐसा लफ्ज है प्रीपोजिशन की क्वालिटी रखने वाला, मगर ये किसी ना किसी वर्ब के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन की क्वालिटी रखने वाला, मगर ये इस्तेमाल प्रीपोजिशन की तरह से सेपरेटली इंडिविजुअली नहीं होता, ये इनफैक्ट किसी ना किसी वर्ब के साथ लिंक करके इस्तेमाल किया जाता है। आपने स्विच पर, अब जब बात आई तो देख लेते हैं, स्विच पर आपने ये लिखा हुआ देखा है, ऑन ऑफ, देखा है ना, ऐसा बटन के ऊपर लिखा होता है। ऑन यानी कि वो जो सप्लाई है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ऑफ यानी कि वो सप्लाई जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। आगे चलिए, अबाउट। अबाउट क्या मायने हैं भाई अबाउट के? बहुत ही सिंपल से मीनिंग्स हैं। अबाउट का मतलब है कि हम जब किसी भी नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, और जब हम किसी भी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तफसील दे रहे हो, तो वहां इस्तेमाल करते हैं ये अबाउट। समझ रहे मेरी बात को? बहुत बच्चों वाली बात है, बहुत आसान बात है। अबाउट के बारे में ये सेंस देता है। आगे अपॉन वर्ड इस्तेमाल होता है इफेक्ट को जाहिर करने के लिए, असर, किसी चीज का किसी दूसरी चीज पे क्या असर पड़ा या क्या असर पड़ सकता है, हम इस सेंस में से इस्तेमाल करते हैं। एक्ट अपॉन माई एडवाइस, मेरी कही बात पर अमल करें। एक्ट अपॉन माई एडवाइस, मेरी कही बात पर अमल करें। सो अमल करने का मतलब क्या हुआ? जैसा जैसा मैंने बोला हो बिल्कुल वैसा वैसा ही करके दिखाएं, जैसा जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा वैसा करके दिखाएं। सो ये है अपॉन, इफेक्ट, सही, ये वाला सेंस है। आगे चलिए, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स यूजुअली इस्तेमाल होता है डेस्टिनी के लिए। डेस्टिनी, एक मुसलमान की मंजिल है अपने रब की रजा। एक मुसलमान की, एक मोमिन की मंजिल क्या हो सकती है? वो मंजिल जन्नत नहीं है, वो मंजिल दरअसल अपने रब की रजा और खुशनुदी है, कि मेरा रब मेरे अमल से राजी हो जाए। ये मोमिन की मंजिल है, सही। और हम जिंदगी के हर एक बदलते दिन में, हर एक गुजरते दिन में अपनी इस ख्वाहिश के तहत, अपनी सोच के तहत अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहते हैं। सो टुवर्ड्स एज अ प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है डेस्टिनी के लिए, डेस्टिनेशन के लिए, मंजिल के लिए, ठीक है ना जी। तो मैंने एक बड़ी ही ब्रॉड एस्पेक्ट में आपके सामने अभी एक जुमला कहा कि जनाब मोमिन की मंजिल जन्नत नहीं है, मोमिन की मंजिल अल्लाह की रजा और खुशनुदी है। अल्लाह की रजा और खुशनुदी है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे जिस अमल से राजी होता हो, मैं उस अमल को हर हाल में अंजाम दूं। सो डेस्टिनी, मैंने सेंस क्या दिया कि टुवर्ड्स लफ्ज इस्तेमाल होता है डेस्टिनी के लिए, मंजिल के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे बढ़ी। अपोजिट, अपोजिट के मीनिंग्स होते हैं मुखालिफ। अपोजिट के मीनिंग होते हैं बिल्कुल मुखालिफ, किसी चीज का, किसी जगह का मौजूद होना। ये भी डेफिनेटली स्टैटिक पोजीशंस को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अपोजिट, हम जब कभी भी एड्रेस या एड्रेस लिखते हैं, बनाते हैं, तो अमूमन उसमें ये वाला सिलसिला या इस तरह के प्रेपोजिशंस देखे जाते हैं, लगाए जाते हैं। अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल मुखालिफ सिम्त में, यानी कि मेरा घर ये रहा, मेरे घर के एडजेसेंट मिस्टर कलीम का घर है, और मेरे घर के सामने, मतलब मेरे घर के बिल्कुल सामने जो है वो फला फला का घर है, फला फला की बिल्डिंग है। ये वाला सेंस है अपोजिट का। साइंस समझ रहे? मुखालिफ,
मुखालिफ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है आफ्टर और बिफोर। देखो बेटा, बिफोर और आफ्टर ना एज अ प्रपोजिशन जब इस्तेमाल हुए हैं तो इसका सेंस कंसीडर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लफ्ज एज ए एडवर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, ये लफ्ज एज ए एडवर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, ये अल्फाज एज ए कंजक्शन भी इस्तेमाल होते हैं, और यही अल्फाज एज अ प्रपोजिशन भी इस्तेमाल होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज है। अब आपको इस चीज को जरा सीरियसली समझ लेना है, देख लेना है। देखिए, बिफोर और आफ्टर, मैं आपके सामने कुछ समझाने के लिए कुछ काम करता हूं, मदद मिलेगी इंशाल्लाह। ये मेरी पोजीशन है, ठीक है, ये मैं हूं, मिसाल मिसाल दे रहा हूं, ये मैं हूं, सही। मेरे आगे भी कोई है, मेरे पीछे भी कोई है। जब कभी भी हम सीक्वेंस जब कभी भी हम सीक्वेंस की बात करें, जब कभी भी हम तरतीब की बात करें, तरतीब की बात करें, सिर्फ उस सेंस में ये अल्फाज एज अ प्रेपोजिशन है। जब कभी भी हम सीक्वेंसिंग का हवाला दें, पोजीशन का हवाला दें, सिर्फ उस सूरत हाल में ये अल्फाज एज अ प्रेपोजिशन। ठीक है जनाब, मैं हूं, ये मैं हूं, ये कोई और, ये कोई और, मैं एक क्यू में मौजूद हूं, मैं कतार में मौजूद हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं? मिस्टर अहमद इज जस्ट आफ्टर मी, मिस्टर सलीम इज जस्ट बिफोर मी। मिस्टर सलीम जो है इस क्यू में मेरे पीछे हैं, यानी मुझसे पहले हैं, और मिस्टर अहमद जो है वो मुझसे आगे हैं। सेंस समझ में आ गया? सो पोजीशन का सेंस मिले तो जनाब ये प्रेपोजिशन माने जाएंगे, प्रेपोजिशन माने जाएंगे। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया पॉइंट? पक्का ना? ठीक है जी। बिफोर और आफ्टर भी हो गया। टू, टू बड़ा दिलचस्प है। टू इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये भी बहुत सी जगह पर इस्तेमाल होता है। मैं तो बार बार समझाता हूं भाई कि लफ्ज को देख कर बस एक बात पर इत्तेफाक मत कर लिया करो कि टू लिखा है तो भाई ये तो प्रेपोजिशन ही होगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये तो और डिफरेंट आइडेंटिटीज में भी इस्तेमाल होता है। टू एज अ प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होता है, टू एज अ इंफिनिटिव भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होता है ना, किसने कहा कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। सो जनाब, इसका प्रपोजिशन बेस्ड यूज जो है वो क्या है? जब कभी भी मैं किसी डायरेक्शन का हवाला देता हूं, जब कभी भी मैं डायरेक्शन का, सिम्त का हवाला देता हूं, तो इस्तेमाल किया जाता है टू। क्या इस्तेमाल किया जाता है? टू इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन का सेंस है। और जब कभी भी हम अपोजिट इन डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब कभी भी हम अपोजिट इन डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो टू लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। जब मैं एक डायरेक्शन का हवाला दूं, आई एम गोइंग टू द वेस्ट, आई एम गोइंग टू द साउथ, आई एम गोइंग टू द ईस्ट, तो भी टू लग रहा है। जब कभी मैं आपको यह हवाला दूं कि जनाब आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपोजिट इन डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, टू लगता है, टू लगता है। सो जनाब, टू इन दोनों सिचुएशंस में लगाया जाता है। तीसरा इस्तेमाल इसका क्या है? तीसरा इस्तेमाल इसका यह है कि जनाब हम टू यूज करते हैं, टू यूज करते हैं जब कभी भी हम किसी भी चीज को इन ब्लैक एंड व्हाइट एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब कभी भी हम किसी चीज को इन ब्लैक एंड व्हाइट एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी कि तहरीरी शक्ल में उसे पेश कर रहे हो, तो इस्तेमाल किया जाता है टू। सिंपल है। जैसा कि मैं कह रहा हूं, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर। टू लगेगा ना, लगता है ना। तो क्या कर रहे हैं हम? प्रिंसिपल को लिख कर कोई दरख्वास्त दे रहे हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीन तरह का इस्तेमाल सामने आ गया टू से रिलेटेड। पहला डायरेक्शन, फिर जब हम अपोजिट इन डायरेक्शन हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, और तीसरा तीसरा इस्तेमाल इसका है कि जब कोई भी चीज इन रिटर्न फॉर्म हो, तहरीरी शक्ल में हो। सही है ना? मैंने प्रपोजिशन से रिलेटेड मौजू जो नामुकम्मल था वो आज मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की है। अगर अभी भी कोई प्रपोजिशन रिमेनिंग है, बाकी है, तो काइंडली कह दीजिए ताकि फिर मैं फौरन से उसको डिस्कस करने के बाद बुकलेट की तरफ आ जाऊं। ठीक है जी, चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि क्या प्रपोजिशन जो जो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे वो पूरे हो गए हैं या अभी उनमें कोई बात बाकी है। जल्दी से बताइए, शाबाश।
डन हो गए, जबरदस्त। इन फ्रंट भी हो गया ना, इन फ्रंट ऑफ करवा दिया बेटा, हो गया, ठीक है जी, सारी बातें हो गई हैं, सारी बातें हो गई हैं। बस अब एक छोटी सी चीज डिस्कस में करके प्रेपोजिशन के टॉपिक को आज इस सेशन के लिए वाइंड अप कर रहा हूं। छोटी सी चीज डिस्कस करके आज इस सेशन में प्रेपोजिशन का टॉपिक वाइंड अप कर रहा हूं। भाई वो क्या है, आइए देखते हैं। डबल प्रेपोजिशंस, मेरे प्यारे बच्चों, डबल प्रेपोजिशंस बेसिकली क्या है कि जब दो प्रेपोजिशंस को इकट्ठा लिखा जाए, एक साथ लिखा जाए और उसे एक डिफरेंट मीनिंग रिलेट हो रहा हो, एक अलग सा मायने उससे एक्सप्रेस हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि जनाब ये डबल प्रेपोजिशन है। मिसाल के तौर पर along with, within, out of, without एंड सो ऑन। और भी मजीद हम कब कब कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इन्हें, आइए जानते हैं। जब कभी भी हम किसी चीज को कैरी करते हैं, जब हम किसी भी चीज को खुद से मूव करवाते हैं, तो वहां इस्तेमाल होता है along with, come along with your documents, come along with your documents, come along with your photographs, come along with के साथ तशरीफ लाइए। ठीक हो रही है बात? हाँ, आगे चले। within, within इस्तेमाल होता है लिमिट के लिए। किसके लिए? लिमिट के लिए। हद बंदी, हद बनाना, किसी चीज को लिमिट में कर देना। मैं कहता हूं जनाब यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर ये काम आपको मुकम्मल करना है, के अंदर अंदर, विद इन, इस सेंस में इस्तेमाल होता है। आगे चलिए, आउट ऑफ। बेटा देखो आउट ऑफ ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके साथ जैसा लफ्ज तुम लिखोगे वैसा ही वैरायटी ऑफ मीनिंग तुम्हें मिलता चला जाएगा। मैं कह रहा हूं आउट ऑफ ऑर्डर। जब कभी भी कोई मशीन खराब हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। पानी आ गया, बारिश हुई है ठीक ठाक जबरदस्त किस्म की माशाल्लाह से, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मशीनरीज खराब हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, रुक गई हैं, तो हम कह रहे हैं आउट ऑफ ऑर्डर, मैकेनिकल फॉल्ट की बेसिस। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि जनाब मेरे मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं है, तो मैं कह रहा हूं आउट ऑफ चार्ज। चार्जिंग नहीं, आउट ऑफ चार्ज। इसी के साथ साथ अगर मैं ये कहूं कि जनाब मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आउट ऑफ मनी, मुझ में मजीद हिम्मत ताकत नहीं है ये बातें करने की, तो मैं कह रहा हूं आई एम आउट ऑफ एनर्जी, मुझ में ताकत नहीं रही इस तमाम तर चीज को डिस्कस करने की, आगे बढ़ाने की, पढ़ाने की चीज। ये इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। आउट ऑफ कंट्रोल, बेकाबू हो जाना है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कुर्बानी का सिलसिला जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे जानवर जो हैं वो लाए जा रहे हैं, और वजनी ताकतवर जानवर लाए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ला रहे हैं, तो वो किसी भी लम्हे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। सही है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो जनाब मतलब समझ में आपको आ रहा है कि क्या हो सकता है। आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड, ये फजूल बात करना, आउट ऑफ माइंड, बेमकसद बात करना, ठीक है, ऐसी कोई बात करना जिसका मौजू से कोई डायरेक्टली ताल्लुक ही नहीं है। ओके, इसी के साथ साथ एक और हम क्या कह सकते हैं कि इनफैक्ट फ्रेज, इडियमेटिक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स यानी मौजू से बिल्कुल हटकर किसी बात का जिक्र करना, आउट ऑफ द बॉक्स, ये इस्तेमाल होता है। सो जनाब ये सिंपल मैंने आपके सामने कहा कि देखो जैसा जैसा लफ्ज आप इसके साथ लगाते हो वैसा वैसा वैरायटी ऑफ मीनिंग इसका मिलता है, ठीक है। अगर आप इसके साथ कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिख रहे तो आप सिंपली जो है वो अपनी पोजीशन को डिक्लेयर करते हैं कि जनाब हम फला जगह से बाहर हैं, ठीक है। विदाउट, विदाउट सेंस देता है एब्सेंस का। विदाउट किस चीज का सेंस देता है? एब्सेंस का, गायब होने का, ना होने का। सही है ना? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही ना जी। विदाउट एब्सेंस का सेंस देता है, गायब होने का सेंस देता है, ना होने का सेंस देता है। तो जनाब यहां मैंने आपके सामने चंद मिसालें डबल प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी आपके सामने लिख के आपको समझा दी, वजाहत दे दी, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये सिलसिला, ये बातचीत आपसे अब मुकम्मल हो गई है। मैं बुकलेट की तरफ जाऊंगा। जी सर।
इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट हरगिज भी प्रेपोजिशंस नहीं है, सही है। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट हरगिज भी प्रेपोजिशंस की फैमिली में नहीं आती। फिलहाल मैं अभी इसे डिस्कस नहीं कर रहा। एग्जाम्पल में आपके पास अभी सेंटेंस नंबर 61 से चलेंगे तो वहां पे इन स्पाइट ऑफ भी आएगा, वहां पे डेस्पाइट भी आएगा, वहां पे मैं याद रख कर डिस्कस करूंगा। और बोले और कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में दीजिए, बताइए, मैं जवाब दूंगा। सेंटेंसेस में मौजूद है ये चीज, मैं डिस्कस करूंगा जानबूझ के। ऑफन, ऑफन मेरा बेटा, सॉरी सेल्डम, ऑफन। ऑफन के माने होते हैं अक्सर, किसी काम का बारहा दफा होना, बार बार होना, अक्सर होना, हम कहते हैं ऑफन, सही है। और लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है सेल्डम। सेल्डम के माने होते हैं किसी भी काम का कभी कभार होना, कभी कभार होना, शाज़नादिर होना, यानी कि वो चीज फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है। ये सेल्डम की मीनिंग्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब कहें कि सर ये क्या प्रेपोजिशन है? नहीं ना यार, ये प्रेपोजिशंस थोड़ी हैं। हम लैंग्वेज में और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, मगर हर लफ्ज प्रेपोजिशन की फैमिली में नहीं चले जाता। वैरायटी है, वैरायटी है, ठीक है जी। और कोई बात, कोई पूछनी हो, कोई सवाल करना हो, कीजिए। along we have discussed it, along सिंगल प्रपोजिशन के तौर पर डिस्कस किया है। along का वर्ड यूज करते हैं हम किसी जगह के किनारे किनारे आगे बढ़ना, सही, किसी जगह के किनारे किनारे आगे बढ़ना। भाई शहर कराची में बारिश हुई है, हर रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा कि आप जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में आ गए। बस फर्क ये कि वहां पे साफ पानी के तालाब होते हैं, यहाँ पे गंदे गलीज पानी के तालाब आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। यही मनाजिर देखकर आया हूं मैं सुबह सुबह। आप भी अगर घर से निकले तो आपकी भी नजर पड़ेगी। तो जनाब हम उन तालाबों के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तालाब में डूबने की हिम्मत किसी की भी नहीं है भाई। कोई गटर हो बीच में, कोई नाला भी हो सकता है, कोई बड़ा सा गड़ा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। सो हम कह रहे हैं तालाब के किनारे किनारे। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल और नहीं दे सकता। अलोंग, अलोंग के किनारे किनारे, समझ आया? पक्का ना? नहीं तो फिर कल जो बच्चे एब्सेंट थे या क्लास उन्होंने कंडक्ट नहीं की है तो बेटा फिर माजरत की ये वाली चीज, फिर रिव्यू आज नहीं होगी, फिर कभी जो वक्त मिला तो जरूर बात करेंगे। फिलहाल आज तो बात करने के लिए बात नहीं है, नई बात करेंगे आज, ठीक है। कल हमने बहुत से प्रपोजिशन को डिस्कस किया, आज जो रिमेनिंग प्रपोजिशंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब मैं जा रहा हूं आगे आप लोगों के साथ बुकलेट की तरफ। शाबाश, जल्दी से आ जाइए बुकलेट पे, पेज नंबर 61, सेंटेंस नंबर 61 आपका बेताबी से इंतजार कर रहा है, बेताबी से इंतजार कर रहा है। फटाफट आ जाइए, शाबाश। पेज नंबर 61, पेज नंबर 61। अच्छा सर, ये कौन से ग्रुप्स हैं? ये ग्रुप्स कौन से हैं? 13, 14 एंड 15। अच्छा 13, 14, 15। इन लोगों को मटेरियल मिल गया कहां से? मेरे प्यारे बच्चों, जिनके पास बुकलेट्स नहीं थी या कोई भी प्रॉब्लम था, उन्होंने बुकलेट्स वगैरह सब ले ली हैं ऑफिस से। आप लोगों को मैसेज आया था कि आप लोग अपना मटेरियल रिसीव कर लीजिए, ऐसा हुआ है सिलसिला? क्योंकि अगर सबके पास डेफिनेटली इंग्लिश की बुकलेट्स है तो मैं पेज शेयर नहीं कर रहा भाई, टाइम ज़ाया नहीं कर रहा उसमें, मैं फिर डायरेक्टली एग्जांपल डिस्कस करूंगा। और अगर नहीं है, कोई भी इशू है, कोई ऐसा मैसेज अभी तक नहीं आया, ये मटेरियल आपको रिसीव करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, सो इट्स ओके, वो एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगी। और नहीं है बुकलेट तो भाई बता दें, फिर पेज शेयर करेंगे, क्या करें? जल्दी बताओ भाई। चलिए ये लीजिए, पेज नंबर 61 और पेज नंबर 62 दोनों का। हाँ बच्चे क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल है नहीं होगा। पेज 60 तक है। 61, 62 नहीं है। अच्छा, अगर इमेज लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये जिशान के पास इमेजेस होंगे इससे रिलेटेड, वो आपको फॉरवर्ड कर देगा। 61, 62 होगा उसके पास ना, वो और अच्छा हो जाएगा। चले जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। अच्छा भाई, आप लोग बच्चे, जाहिर सी बात है एक सीक्वेंस में काम हो रहा है ना बेटा, एक तरतीब में काम हो रहा है। अब जिन बच्चों को अगर अभी तक के मैसेज नहीं मिला है, उनको इंशाल्लाह जल्द मैसेज मिलेगा और वो आकर जो है वो अपना मटेरियल रिसीव कर सकते हैं। देखिए हम तमाम तर जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ऑफिस स्टाफ मौजूद है, डायरेक्टर्स भी हैं और साथ साथ टीचर्स भी, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से एक अच्छा मटेरियल रिसीव हो जाए एज सुन एज पॉसिबल। 61, 62 दोनों जी, तो वो कर लें। अब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बैरियर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, जैसे कि आज बहुत से लोगों को बोला होगा कि आप आइए, मगर आना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है ना, हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम
एक रिस्पॉन्सिबल होने के हवाले से हम अपने काम को और बेहतर करते हैं। इमेज शेयर करना बिल्कुल है, नहीं है बुकलेट, प्रॉब्लम है, इशू है, तो बेटा मैं आपके साथ इमेजेस शेयर कर रहा हूं। बस मैंने एक स्लाइड, एक हल्की सी बात आपसे की कि अगर आप लोगों को मैसेज मिल गया हो, बुकलेट सबके पास हो, सो जस्ट मेक श्योर कीजिए और उसके बाद फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी अभी आपके सामने इमेज शेयर हो जाएगा, पेज नंबर 61 का भी, पेज नंबर 62 का भी। आप लोग बस एक काम कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा, इंशाल्लाह डिस्कशन हमारा बेहतर तौर पर हो सकेगा। मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा, जब तक कि इमेज आपके सामने नहीं आ रहा तब तक गौर से सुनिएगा, फिर इमेज आ जाएगा तो उसमें से पढ़ लीजिएगा। Whoever has been responsible for this mistake, regardless of who he is, shall be punished most severely by the provost and I. इसमें ये लिखा है whoever, अब वो भले से कोई भी हो, has been responsible for this mistake, जो कोई भी इस गलती का जिम्मेदार है, regardless of who he is, इस बात से बालाताक होकर के वो कौन है, वो कोई भी हो, shall be punished, जरूर सजा दी जाएगी, जरूर सजा दी जाएगी, most severely, शदीद सजा उसको मिलेगी, बहुत सख्त सजा उसे मिलेगी, by the provost, प्रोवोस्ट की तरफ से। प्रोवोस्ट किसे कहते हैं? हॉस्टल का जो हेड होता है उसको प्रोवोस्ट कहा जाता है, यूजुअली उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एंड आई। अब आखिर में सेंटेंस नंबर 61 में जो वर्ड अंडरलाइन हुआ है वो है आई। अब आई तो गलत है, आई तो गलत है ना। पैसिव की बेसिस पे अगर हम सेंटेंस के एंड में कोई प्रोनाउन लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो नहीं होता। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है जी, मैं आंसर भी लिख रहा हूं, कुछ ही देर में अभी इमेज आपके सामने शो हो जाएगा, आप और बेहतर तौर पर इसे कंसीडर कर सकेंगे। ओके जनाब, सेंटेंस नंबर 61, ऑप्शन नंबर डी, वहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा है जबकि वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, 61 में ये मसला है। आगे बढ़ते हैं, 61 के बाद सेंटेंस नंबर 62। सेंटेंस नंबर 62 में क्या लिखा है, आइए मैं आपको समझाता हूं। Before baking a cake, you should list, gather, and measure the ingredients. Before baking a cake, you should list, gather, and measure the ingredients. Okay? Sentence ये है। Sentence number 62 में पहला वर्ड जो अंडरलाइन हुआ वो बिफोर है, दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल अंडरलाइन हुआ वो पूरा का पूरा मोर देन वन वर्ड है, बेकिंग अ केक। तीसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है शर्ट, यानी अंडरलाइन हुआ, और चौथा लफ्ज जो अंडरलाइन हुआ है वो है मेजर। सेंटेंस नंबर 62 में ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों पर बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिफोर बेकिंग अ केक, केक बेक करने से पहले हमें ये काम करने होंगे, हमें ये काम करने चाहिए। क्या काम करने चाहिए भाई? लिस्ट बनाएं, गैदर करें इंग्रेडिएंट्स को, मेजर करें, ये काम पहले होंगे, उसके बाद जाकर केक बेक होगा। ठीक है, ये सेंटेंस में लिखा है। सेंटेंस नंबर 62 में मुझे ऑप्शन नंबर ए में कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुआ, मतलब कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं। बिफोर इस्तेमाल हुआ, एज अ को रिलेटिव इस्तेमाल हुआ, एज अ को रिलेटिव इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद श्योर, ठीक है। सेंटेंस नंबर 62 में ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बेकिंग अ केक। भाई बेकिंग अ केक का क्या मतलब है? बेकिंग वर्ड इस्तेमाल कब होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, हम जब केक बनाते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने गैदर किया, फिर उनको लिस्टिंग की, फिर गैदर किया, फिर मेजर किया, ये सारा काम किया, और अब उसके बाद क्या हो रहा है?
अब उसके बाद हम उसकी जो डो है वो बनाएंगे और उसके बाद उसे बेक करने के लिए रखेंगे। यानी कि बेकिंग जो है वो केक बनाने का लास्ट स्टेप हो सकता है, आखिरी मरहला हो सकता है। तो सर क्या यहां पर बेकिंग ठीक है या नहीं, बेकिंग वर्ड सही हो सकता है या नहीं? तो जवाब मिलता है 100% सही है, 100% सही है। क्यों सही है भाई? आसान सा जवाब दे देता हूं। देखो, वर्ड बेकिंग सिर्फ और सिर्फ वो एंडिंग प्रोसीजर, एंडिंग स्टेप को नहीं रेफर कर रहा होता, बल्कि बेकिंग वर्ड केक बनाने के होल प्रोसीजर, होल मेथड को भी रेफर करता है। हम पढ़ते हैं, रेसिपी पढ़ते हैं, केक बनाने का तरीका, केक बनाने का तरीका, ठीक है। सो केक बनाने का तरीका तो उर्दू में लिखा है। सो बेकिंग अ केक, रेसिपी नेम बना दिया और उसके बाद फिर वो तमाम तफसील मौजूद, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं, उसमें उनकी जितनी क्वांटिटी इस्तेमाल होनी वो भी मौजूद है, और उसके बाद मजीद तफसील भी उसमें मौजूद है। तो सेंटेंस नंबर 62 में आई डोंट थिंक सो कि वर्ड बेकिंग गलत है, सही है, सही है। सेंटेंस नंबर 62, ऑप्शन नंबर ए बिफोर सही है, ऑप्शन नंबर बी बेकिंग अ केक सही है, ऑप्शन नंबर सी शुड। शुड इस्तेमाल कब होता है? शुड इस्तेमाल होता है उस वक्त कि जब हम कहीं कोई एडवाइजरी बेसिस पे बात करते हैं, एडवाइजरी बेसिस पे बात करते हैं, शुड से इस्तेमाल हुआ, ठीक है। उसके बाद लिस्ट, गैदर एंड मेजर द इंग्रेडिएंट्स, ओके है सेंटेंस में, और मजीद कोई बात करने वाली है नहीं। सेंटेंस नंबर 62, सेंटेंस नंबर 62, जी सर, ऑप्शन नंबर ई नो एरर, बिल्कुल। पेज नंबर 61 शेयर कीजिए। कोई गलती नहीं है इसमें। सेंटेंस नंबर 62 इज डन। सेंटेंस नंबर 63, आइए पढ़ते हैं। इमेज आपके सामने शेयर कर दिया गया है, बराए करम उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इमेज आपके सामने मौजूद है। स्क्रीनशॉट लीजिए फौरन से, अभी अभी ये इमेज आपके सामने शेयर हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए और काइंडली डन का मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ जी काम हो गया, तो फिर हम आगे बढ़ जाए, सेंटेंस से रिलेटेड डिस्कशन को शुरू कर सकें। ओके हो गया, चलें डिस्कशन की तरफ वापस आ जाएं।
ओके, हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। बस अब इमेज हटा रहे हैं सर, ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन की तरफ वापस आ रहे हैं। सेंटेंस नंबर 63। बच्चे कह रहे हैं माशाल्लाह से बच्चे बड़े इंटेलिजेंट, उन्होंने बताया कि सर इसमें भी एरर मौजूद है। हाँ जी, एरर मौजूद है। इफ यू वुड हैव लिसन टू मी, नो वन बट मी वुड हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्सपीरियंस व्हिच हैज टेकन सच अ टोल ऑफ आवर एनर्जी। अगर तुम मेरी बात सुनते तो फिर कोई और नहीं सिवाय मेरे इस मामले में मौजूद होता, जिस मामले ने हमारी बहुत ज्यादा ताकत, हमारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली है, जिस प्रॉब्लम में, जिस कंडीशन में हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी रिड्यूस हो गई है। एक्चुअली अगर तुम मेरी बात मानते तो हम में से सबकी एनर्जी रिड्यूस नहीं होती, मेरी किसी एक की एनर्जी इसमें इस्तेमाल होती। सेंटेंस की नेचर बड़ी नोन है। मुझे लग रहा है कि आपने सेंटेंस इससे पहले देखा है, क्या देखा है मैं आपको बताता हूं। इस सेंटेंस को आपने, सेंटेंस नंबर 63 को अभी आपने कंडीशनल सेंटेंस टाइप नंबर 3 की बेसिस पे आपने स्टडी किया होगा। कंडीशनल सेंटेंस टाइप नंबर 3 क्या है? कंडीशनल सेंटेंस टाइप नंबर 3 बताओ जरा मुझे। कंडीशनल सेंटेंस टाइप नंबर 3 में तुमने क्या सीखा? यही सीखा ना कि जनाब इफ क्लॉज मतलब होता किस तरह का है कि जिसमें हम कंडीशन को रिलेट करते हैं। अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। सही है, ये कुछ सिचुएशन मिलती है, पास्ट से रिलेटेड पॉसिबिलिटी का सेंस मिलता है। इसमें क्या है? इसमें भी तो यही तो हो रहा है। तो जनाब सेंटेंस नंबर 63 में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। इफ क्लॉज, मुझे याद दिलाओ, इफ क्लॉज में क्या आता है? इफ क्लॉज में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेड आता है या नहीं आता? 100% आता है। इफ क्लॉज में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेड आता है या नहीं आता? 100% आता है। गलती है यहां पर, सिर्फ यही गलती नहीं है, एक और भी है। सेंटेंस नंबर 63 में सिर्फ यही गलती नहीं है, बल्कि एक और भी गलती है। क्या गलती है भाई? देखते हैं आगे। सेंटेंस नंबर 63 ऑप्शन नंबर ए क्या है? हैड आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी मौजूद है, हेड आएगा यहां पे। ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाते हैं। सेंटेंस नंबर 63 में लिखा नो वन बट मी, ऑप्शन नंबर बी। मेरा यहां कहना है आपसे कि यहां पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल होना चाहिए वो सब्जेक्टिव होना चाहिए। मेरे यहां पे जो प्रोनाउन आना चाहिए, मतलब जो प्रोनाउन यहां पर होना चाहिए वो सब्जेक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सेकंड क्लॉज के मेन सब्जेक्ट के तौर पर उसे रेफर कर, सेकंड क्लॉज के मेन सब्जेक्ट के तौर पर आप उसे रेफर कर। समझिएगा मेरी बात को कि जनाब हम यहां पर ऑप्शन नंबर बी में डिमांड कर रहे हैं किसी सब्जेक्टिव प्रोनाउन की। मी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, क्योंकि यहां से तो सेकंड क्लॉज शुरू हो गया। आई वुड हैव बीन, ही वुड हैव बीन, शी वुड हैव बीन। सिंपल है ना साइंस? आए करेक्शन करते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, सेंटेंस नंबर 63 ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दोनों में एरर मौजूद था। ऑप्शन नंबर सी सही है, हैव बीन इस्तेमाल होता है, और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। किसी एक मखसूस एक्शन, एक्टिविटी को रेफर कर रहे हैं, वही इस्तेमाल हुआ है। ओके, सेंटेंस नंबर 64 दे हैड नॉट कम बट वंस बिफोर। वो नहीं आए कभी सिवाय एक दफा के, बहुत पहले वो एक दफा आए और फिर कभी दोबारा ना आए। Yet they were able to negotiate the difficult trail without difficulty। मगर फिर भी उनमें सलाहियत मौजूद कि वो एक इंतहाई मुश्किल मरहले को, एक इंतहाई पेचीदा मसले को वो आसानी से सुलझाए या आसानी से सुलझा सके। यानी उनमें यह सलाहियत मौजूद थी कि वो बड़े से बड़े मसले को बड़ी आसानी से सुलझा सके, जबकि वो हमारे घर या हमसे मिलने कभी ना आए सिवाय एक दफा के। मगर एक दफा आने के बाद ही उन्हें हमारी मेंटेलिटी का पता चल गया था। सच कह रहा हूं। इसलिए वो इश्यूज को बड़ा ना टेक्निकल बेसिस पे सुलझा के चले जाते। मैं आपको ये बात समझा भी देता हूं। हमारे खानदान में जो बड़े बूढ़े हैं अमूमन वो इतना ज्यादा मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, यूजुअली उनका आना जाना इतना नहीं होता, मगर उन्हें पता है हमारी मेंटेलिटी ना, लोगों की मेंटेलिटी पता होती है। 10-10 साल गुजर गए ना, बहन भाई आपस में फड्डे हो गए जनाब, लड़ाइयां हो गई, मिल ही नहीं रहे, सलाम दुआ भी नहीं कर रहे। वो आते 2 जुमले कहते,
वो जो बहन भाई हैं उनके दरमियान की जो एक रंजिश है वो लम्हा भर में दूर हो जाती। वो जो अना है ना, ईगो वाला फैक्टर है, वो ऐसे खत्म होता। वो बहन भाई जैसे बचपन में रहा करते थे मोहब्बत से एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक बार फिर ऐसे ही ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। ये बड़ों का काम होता है, ये बड़े करते हैं ऐसा काम और वही कर सकते हैं। तो यहां सेंटेंस के अंदर एक्चुअली कोई एरर नहीं है, कोई एक्चुअली एरर नहीं है, ठीक है जी। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, खास कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस का, वो मैंने आपको भी गाइड किया, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया है। सेंटेंस नंबर 64, दे हैड नॉट कम बट वंस बिफोर। वो कभी ना आए हमारे घर सिवाय एक दफा के बहुत पहले, बहुत पहले। Yet they were able to negotiate the difficult trail without difficulty. यानी उन्हें एक मुश्किल तरीन मरहले को बिना किसी मुश्किल के आसान बना दिया, हल कर दिया। सो ये सेंटेंस नंबर 64 रहा। डिस्कशन तो अभी एरर डायरेक्शन में शुरू हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अब जब हम चले हैं तो इंशाल्लाह सेंटेंस नंबर 143 पर जाकर रुकेंगे। अब कोई बीच में पॉज या गैप नहीं आने वाला, सीधा जाएंगे हम ठीक आगे। अब आप लोगों का काम बड़ा सिंपल है, जो आपको टाइम मिलता है, मेरी क्लास नहीं हुई मिसाल के तौर पे, कल नहीं हुई, परसों नहीं हुई, फिर मैं आया आपकी क्लास में, तो भाई आपके पास टाइम आ गया, बुकलेट आप लोगों के पास है, इमेज फॉर्म में भी आपके पास ये चीज आ रही है। सो काइंडली काम कीजिए भाई, एरर मार्क कीजिए। हमारे डिस्कशन का जो पेस है, जो डिस्कशन की रफ्तार है, वो तेज हो जाएगी। अभी आगे आप महसूस करेंगे कि सर हम वो बातें देख रहे हैं जो हम पहले देख चुके हैं, जो आप पहले सिखा चुके हैं, अब हम फिर से वो दोबारा देख रहे हैं, तो वो फिर डिस्कशन फिर नहीं होगा, उस पर कंफर्मेशन होगी। जवाब कहूंगा हाँ बेटा जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल सही सही एरर तुमने उसमें से फाइंड आउट किया है, दैट्स इट। बार बार तफसील नहीं मिलेगी। अब कंडीशनल सेंटेंस है, अब यहां पे बैठ के मैं आपके सामने बोर्ड पर लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं लिख रहा, आपको समझ में आ गया फौरन से कि कंडीशनल सेंटेंस का एरर क्या है। मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा स्पीड अप होंगे, हम रफ्तार बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमें रास्ता समझ में आ गया है, ठीक है भाई। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का सेशन यहां पर खत्म होता है, आज की क्लास यहां पर वाइंड अप होती है। बस मेक श्योर कि आप लोग अगली क्लास में जब मुझसे मिलें तो आप एरर डिटेक्शन की बहुत सी एग्जांपल्स पर काम कर चुके हैं। यू मस्ट हैव सम लॉजिक, यू मस्ट हैव सम रीजन टू फाइंड आउट एन एरर, ठीक है जी। आज की क्लास खत्म होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।